Hello and welcome. This is the third video of the map series and in this video I'm going to explain about the word map. आपके जो सिलेबस है उसमें दो बुक्स जो हैं वो फर्स्ट बुक है आपकी वर्ड पॉलिटिक्स को लेकर और जो सेकंड बुक है वो इंडियन पॉलिटिक्स की है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इस मैप सीरीज के मैंने इंडिया का मैप एक्सप्लेन किया था, उसके बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि बेसिकली सेकंड बुक से थे। सेकेंड बुक में एक चैप्टर है आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी, उसके जो क्लोज होते हैं वो वर्ल्ड मैप से बनते हैं और जो फर्स्ट बुक है पूरी उसमें वर्ल्ड मैप भी है, यूरोप का मैप भी है, साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है। इसके अलावा जो सेकेंड चैप्टर है आपका उसमें CIS का मैप है। तो ये सारा अब मैं डिस्कस करना शुरू करूंगी, मतलब इंडिया मैप के अलावा जितना भी मैप है वो सारा अब पार्ट 3 पार्ट 4 और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 5 भी इसका बनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लग गया था इस बीच में, उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो इसमें देखिए फर्स्ट मैप ये लिया है मैंने, ये वर्ल्ड मैप है और ये जो स्लाइड है, ये जो 5 क्लूज हैं आपके, ये इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो सेकंड बुक का चैप्टर है उससे लिए गए हैं ये क्लूज। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि बहुत सारे क्लूज हैं जो वर्ल्ड मैप के भी बनते हैं सेकंड बुक से, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फिर फर्स्ट बुक पे आएंगे। ओके, तो ये जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं क्लू। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप लोग ये थर्ड वीडियो ही पहली बार देख रहे हैं और आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो फॉर्मेट होता है मैप क्वेश्चन करने का वो कैसा होता है और उसको आपको कॉपी में किस तरह से करना है आइडेंटिफिकेशन मैप को, तो वो सारा फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए इस वीडियो में यहाँ से अब से मैं वो फॉर्मेट नहीं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो ऑन द स्क्रीन और वर्ड मैप के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए था स्क्रीन का। ठीक है ना, वरना आपको ये क्लूज सही से दिखेंगे नहीं, जो पॉइंट्स हैं ये अल्फ़ाबेट्स ये सही से नहीं दिखेंगे। तो चलिए अब करते हैं। फर्स्ट क्लू यहाँ पर जो है वो है ब्रिटेन अटैक दिस अफ्रीकन नेशन ओवर द सूज कनाल इशू इन 1956। तो ये 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था सुइस कनाल के नेशनलाइजेशन को लेकर। ये क्लू जो आपका है वो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में है, जहां पर ये बताया गया है कि कब कब इंडिया अपने नॉन अलाइंड स्टैंड से मूव किया है। ठीक है, तो उसका ये एग्जाम्पल है, क्योंकि जब ब्रिटेन ने इस तरह से इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था 1956 में, तो इंडिया ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। पर 1956 में ही एक और घटना हुई थी विश्व के एक दूसरे पार्ट में, जिसपे इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा था, चुप्पी साध ली थी। वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में है, वो तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो है ये फर्स्ट क्लू जो है, अटैक दिस अफ्रीकन नेशन ओवर द सुएज कनाल इशू इन 1956। अब अगर यहाँ आप देखिए तो अफ्रीका के 3 नेशंस मार्क्ड हैं, B, E और A, इसलिए आपको आंसर्स पता होने ज़रूरी हैं आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो इजिप्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी, इजिप्ट। वर्ल्ड मैप को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्रीज़ का लोकेशन आपको क्लियर हो। इसके लिए आपको एक वर्ल्ड मैप अपने घर में कहीं भी जहाँ आप उसको फ्रीक्वेंटली देख सकें वो लगाइए और रीजन वाइज कंट्रीज को याद करना शुरू करिए। पहले यूरोप के कंट्रीज, फिर एशिया के कंट्रीज, फिर अफ्रीका के कंट्रीज। इस तरह से अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको पूरा वर्ल्ड मैप क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपको एक हफ्ते में सारे कंट्रीज का लोकेशन एकदम दिमाग में छप जाएगा अगर आप इस तरह से करना शुरू करते हैं। रीजन वाइज करिए। उसके बाद सेकेंड क्लू जो है वो अफ्रीकन नेशन वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैप्टर है उसका जो ओपनिंग है उस वो ही एक फोटो से शुरू होता है, जहाँ पे 5 फाउंडिंग मेंबर्स जो नॉन अलाइनमेंट के थे उनकी फोटोग्राफ है। ओके, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो नॉन अलाइन मूवमेंट में एक तो आपके अफ्रीकन कंट्री था इजिप्ट, अब्दुल गैमल नासर। ठीक है, लेकिन इजिप्ट तो मैच कर गया है क्लू नंबर 1 से। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से एक होना चाहिए। दूसरा एक अफ्रीकन कंट्री उसमें था घाना, क्वामे एनकुमरा। ओके, तो ये है घाना आपका, तो ये मैच करेगा यहाँ पे ई, घाना।
ओके उसके बाद थर्ड क्लू देखते हैं, इंडिया रेज्ड वॉइस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम डच कॉलोनियलिज्म। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के पहले से ही और इंडिपेंडेंस के बाद भी डच कॉलोनियलिज्म जो इंडोनेशिया में था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, और उसके लिए एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस और एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी करी थी। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडोनेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में। ये आपके आसियान वाले मैप में भी आएगा, इसलिए ये साउथ ईस्ट एशिया के जितने कंट्रीज हैं उनको thoroughly देखिए। तो ये डी यहाँ पर आ जाता है, इंडोनेशिया। ओके, इंडिया रेज्ड वॉइस अगेंस्ट एपार्थीड इन दिस कंट्री। ये बहुत आसान क्लू है, आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। एपार्थीड साउथ अफ्रीका में था, और साउथ अफ्रीका में एपार्थीड के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने भी आवाज़ उठाई थी। इंडिया ने आज़ादी के बाद से ही, इंडिपेंडेंस के बाद से ही एपार्थीड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई इन ऑल इंटरनेशनल फोरम्स। तो ये है आपका ए, साउथ अफ्रीका आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पर है, तो ए साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो गया। Then India signed 5 principles of coexistence with this country in 1954. तो 1954 में 5 principles of coexistence means पंचशील। तो पंचशील साइन किया था इंडिया ने चाइना के साथ, वही बचता भी है यहाँ पे मैप में। तो चाइना सी इसका आंसर है। Now let's see the next question, next slide। इसमें पहला क्लू जो है, अच्छा पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जब भी आपके सामने ये मैप आता है इस तरह से, तो पहले तो आप क्लूज देख लीजिए, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे, वो देखिए कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो इसमें जैसे आपने पहचान ही लिया, अब ए इजिप्ट है, बी है यूएसएसआर, सी है यूएसए, डी है चाइना, और ई है पाकिस्तान। ठीक है, अब हमको बस ये करना है कि क्लूज को उससे मैच कर देना है। तो दिस कंट्री इम्पोज अ सैंक्शन ऑन इंडिया आफ्टर इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। तो 1998 में इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरन में, राजस्थान में है पोखरन, वहाँ पे। और जैसे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, यूएसए को इसका पता लगा था, और यूएसए ने इंडिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूएसए। Then the second clue is India signed a 20-year treaty of peace and friendship with this country in 1971। तो 20 साल की पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी की थी इंडिया ने यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ 1971 में, जब हमको ये अंदेशा था कि अब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो सकती है, और पाकिस्तान का साथ देने के लिए यूएसए तैयार था। तो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया को भी अपने साथ एक बड़ी पावर की ज़रूरत थी, और इसलिए 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, और ये था दूसरा डेविएशन फ्रॉम दी नॉन अलाइंड स्टैंस। इसके क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली कि दो इंस्टेंसेस ऐसे बताइए जिसमें इंडिया अपने नॉन अलाइंड स्टैंड से मूव किया था। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जो पहला मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, और दूसरा ये यहाँ पर। इंडिया फॉट अ वॉर विद दिस कंट्री इन 1962 ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। बहुत ही ईजी है, 1962 में इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया चाइना रिलेशंस इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया चाइना से हमारा अभी रिसेंटली डिस्प्यूट्स काफ़ी चल रहे हैं टेरिटोरियल इश्यूज़ को लेकर ही। अच्छा, ये सेकंड में जो आंसर आप लिखेंगे वो है बी, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, और थर्ड का जो आंसर हो जाएगा डी, चाइना। फोर्थ, द अफ्रीकन नेशन वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब ये आया यहाँ पे इजिप्ट, तो ए है इसका आंसर, इजिप्ट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, फाउंडर कंट्रीज हैं, उनकी लोकेशन मैप पे आप ज़रूर देखिएगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अलाइड और एक्सेस पावर्स हैं, उनकी लोकेशन ज़रूर देखिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब बिल्कुल ही क्लियरली मानकर चलिए कि अगर वर्ल्ड मैप आता है तो इन सब से रिलेटेड आ सकता है। नाटो मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, फिर आपको जो नए ऑर्गेनाइजेशंस ऐड हुए हैं, ब्रिक्स है, उनके मेंबर्स पता होने चाहिए, सार्क कंट्रीज, उनके मेंबर्स पता होने चाहिए। आगे मैं बताती चलूँगी, घबराइए मत। तो फिफ्थ क्लू जो है यहाँ पर, वो इंडिया हैज़ फॉट 4 वॉर्स विद दिस नेशन। एक ही कंट्री है जिसके साथ इंडिया की 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और वो है हमारा क्लोजेस्ट नेबर पाकिस्तान।
ट्विन ब्रदर ऑफ इंडिया। तो ये ई है इसका क्लू, क्लू आएगा ई और कंट्री का नाम आएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। तो पहला क्लू यहाँ पर है, अच्छा सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें कंट्रीज देखने हैं कौन कौन से मार्क्ड हैं। तो ए अगर आप देखेंगे तो ये अफ्रीकन नेशन है कॉन्गो, बी है यूएसए, सी है जापान, और डी है क्यूबा, और ई है सोवियत यूनियन। ओके, अब मैच कर देते हैं। यूएसए ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन द 2 cities ऑफ दिस कंट्री। जापान के 2 शहरों पर यूएसए ने एटम बम गिराया था, हर कोई इसको जानता है। अगस्त 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड विद दिस द वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम टू एन एंड। तो इसका आंसर होगा सी, जापान। सेकेंड है निकिता क्रुश्चेव कन्वर्टेड दिस आइलैंड नेशन इनटू अ सोवियत बेस। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, वो शुरू ही यहीं से होता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। तो क्यूबा एक जो आइलैंड नेशन था यूएसए के बिल्कुल करीब, यहाँ पे निकिता क्रुश्चेव जो कि यूएसएसआर के लीडर थे, उन्होंने इसको एक सोवियत बेस में कन्वर्ट किया और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स इंस्टॉल की थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यूएसए और यूएसएसआर जो 2 सुपर पावर्स थीं, ये लगभग एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गई थीं, और ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बहुत बड़ी वॉर शुरू होने वाली है, बट समहाउ दिस क्राइसिस वाज अवर्टेड। दिस इज नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और उसी का ये क्लू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यूबा। उसके बाद थर्ड क्लू है दिस कंट्री लेड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के समय 2 ब्लॉक्स थे, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक, जिसको आप वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। तो वेस्टर्न अलायंस या जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको लीड कर रहा था यूएसए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। फोर्थ क्लू है ईस्टर्न अलायंस नोन एज वार्सा पैक्ट वाज लेड बाय द सुपर पावर्स। तो जो दूसरी अलायंस थी ईस्टर्न अलायंस, उसको कंसोलिडेट किया गया था वार्सा पैक्ट के थ्रू, जो कि 1955 में साइन हुआ था, और इसको लीड कर रहा था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई, यूएसएसआर। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्लू जो है आपका, वो है द 2 सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन दिस कंट्री इन द अर्ली 60s। कोल्ड वॉर एरा चैप्टर में एक टॉपिक है एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर को बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैप क्लूज के लिए। केवल ये क्लू नहीं, इसका आंसर है आपका कॉन्गो। कॉन्गो में अर्ली 1960s में यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने आ ही गए थे लड़ाई में, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से कंट्रीज वहाँ पर मेंशन है। वहाँ कोरिया है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है। आई वुड सजेस्ट कि आप इन सारे कंट्रीज की लोकेशन मैप पे चेक कर लीजिए, बिकॉज इससे रिलेटेड भी, जैसे कि यहाँ मैंने अफ्रीकन नेशन दिया है, वैसे ही एशियन नेशन दे सकते हैं, कोरिया का पूछ सकते हैं पूछ के, अफगानिस्तान का पूछ सकते हैं, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो जितने भी कंट्रीज के नाम आपके चैप्टर में आ रहे हैं, उनकी लोकेशंस एक बार आपको ज़रूर वर्ल्ड मैप पे चेक करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। इसमें इस वीडियो में, ये वीडियो मैं थोड़े छोटे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड मैप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, तो एक एक थोड़ा थोड़ा करते चलिए, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत बर्डनसम लगेगा। तो पहला जो क्लू है इसमें है यूएसएसआर इन्वेडेड दिस कंट्री इन 1956। तो यूएसएसआर ने 1956 में हंगरी को इन्वेड किया था। ये रहा हंगरी ई। अब इसमें आप जब भी यूरोप का मैप प्रिपेयर करें, मैंने जैसे कहा कि आप रीजन वाइज मैप प्रिपेयर करिए, तो जब यूरोप का मैप प्रिपेयर करते हैं वेस्ट मोस्ट से शुरू करिए। जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, रेफरेंस लेते लेते चले, तो आपने जैसे पोर्चुगल, यहाँ पोर्चुगल है, पोर्चुगल के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद पोलैंड, इस तरह करके अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा मैप को अपने दिमाग में रखना, उसकी लोकेशन को ट्रेस करना। तो ये है आपका हंगरी। 1956 में यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड किया था, और इस घटना पे इंडिया चुप रहा था, उसने कोई कमेंट नहीं किया था।
जबकि उसी साल 1956 में ही ब्रिटेन ने इजिप्ट को जब इन्वेड किया था सुएज कनाल इशू पे तो इंडिया ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। इसको भी एक डेविएशन माना जाता है इंडिया के नॉन अलाइंड स्टैंड से। एक्सक्यूज मी। अब सेकेंड क्लू जो है इसमें, दिस कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द नाटो एंड अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर और नाटो मेंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो यूके या ब्रिटेन भी परमानेंट मेंबर है और फ्रांस भी परमानेंट मेंबर है और दोनों ही नाटो के भी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज हो सकते हैं आंसर में। तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा साइड करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सा बाद में क्लू बचेगा। ओके, अब थर्ड अगर देखिए, दिस कंट्री लेड द एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स जो थी वो थी जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। तो अब जर्मनी यहाँ पर आपका मार्क्ड है डी, तो ये हो गया डी इसका आंसर, ठीक। फोर्थ, दिस नेशन पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज एन अलाइड पावर। ओके, तो अब देखिए अलाइड पावर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था वो यूके भी था और फ्रांस भी था। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड क्लू में और फोर्थ क्लू में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे भी डी ब्रिटेन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी बी ब्रिटेन लिख सकते हैं और यहाँ पे भी सी फ्रांस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सी फ्रांस लिख सकते हैं। वो आप किसी भी तरह से करके कर सकते हैं, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। फिफ्थ है, द ईस्ट यूरोपियन कंट्री बिकेम अ मेंबर ऑफ द वॉर्सो पैक्ट। ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो कि वॉर्सो पैक्ट का मेंबर बना। सॉरी, मैंने यहाँ पे डी कर दिया है, ये एक्चुअली देखिए कंफ्यूजन हुआ ना, अगर आप रेफरेंस लेके चलेंगे तो नहीं होगा। ये ए है जर्मनी, ये है फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। तो एक्सिस पावर्स को जर्मनी ने लीड किया था, तो यहाँ पे ए जर्मनी हो जाएगा। और ईस्ट यूरोपियन कंट्री बिकेम अ मेंबर ऑफ द वॉर्सो पैक्ट, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्री ये है डी जो कि वॉर्सो पैक्ट का मेंबर बना, ये है पोलैंड। ओके, तो पोलैंड वॉर्सो पैक्ट का मेंबर बना था, तो डी वॉर्सो पैक्ट का मेंबर पोलैंड। फाइन, तो इसमें फर्स्ट का आंसर जो है वो आपका है ई हंगरी, सेकंड का आंसर बी या फिर सी कोई भी हो सकता है, थर्ड का आंसर है आपका ए जर्मनी, फोर्थ का आंसर बी या सी कोई भी हो सकता है ब्रिटेन या फ्रांस, और फिफ्थ का आंसर है डी पोलैंड। ओके, तो इस तरह से अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊंगी जिसमें कि मैं और भी यूरोप मैप और वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्लूज एंड क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तो अब देखिए एग्जाम को अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करीब है, 1-2 महीने तो अभी हैं, तो हम लोग करते चलेंगे। ये मैप सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर मैं चैप्टर वाइज आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको ज़रूर से प्रिपेयर करने चाहिए। केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने से आपको 100% मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मैंने अपने जितने भी वीडियोस में सब में यही कहा है कि आपको टारगेट 100% को करना चाहिए। तो केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने से किसी को भी 100% मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो तभी मिलते हैं जब आप थॉरली स्टडी करिए। हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार एक्स्ट्रा स्ट्रेस जरूर देना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो और एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, नेक्स्ट ईयर के जो क्लास 12th के बैचेस हैं वो मैं अप्रैल से शुरू करूँगी, तो जिसको भी ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड है, वो अभी से मुझे मेल करना शुरू कर दे, जिससे कि मुझे भी बैचेस बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब लोग बीच में पूछते हैं तो उनको किसी बैच में एंट्री कराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ जाता है। ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके कोई फ्रेंड्स जूनियर्स इंटरेस्टेड हैं जो कि 12th क्लास में ज्वाइन करना चाहेंगे, तो दे कैन मेल मी, ओके, और तब मैं उनको डिटेल्स बता दूंगी। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।